हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो लोड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लोड। तो लोड मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ मशीन पार्ट, यानी कि कोई भी मशीन पार्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है और उस एक्सटर्नल फोर्स की जो इफ़ेक्ट होती है मशीन पार्ट के ऊपर उसे हम कहते हैं लोड। तो देख लेते हैं इस लोड के टाइप्स कौन से हैं। तो लोड के दो तरीके से हम टाइप्स निकाल सकते हैं। पहला वाला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है उसकी वजह से लोड के टाइप्स निकाले जा सकते हैं। इस तरीके से लोड के 4 टाइप्स हैं। पहला वाला है डेड और स्टेडी लोड, सेकंड है लाइव और वेरिएबल लोड, थर्ड है सडनली अप्लाइड और शॉक लोड एंड फोर्थ वन है इम्पैक्ट लोड। तो ये चारों हम ब्रीफली समझ लेते हैं। पहला वाला है डेड और स्टेडी लोड। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि एक टेबल के ऊपर एक वेट हमने रखा हुआ है। तो ये वेट की वजह से इस टेबल के ऊपर जो लोड आता है उसे हम कहते हैं डेड लोड या स्टेडी लोड। डेड लोड या स्टेडी लोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा टाइम के साथ और इस लोड की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, इसलिए इसे हम डेड लोड या फिर स्टेडी लोड कहते हैं। दूसरा वाला है लाइव लोड या वेरिएबल लोड। लाइव लोड या वेरिएबल लोड में लोड की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैंक है वो कनेक्टिंग रोड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कभी पुश टाइप है, कभी पुल टाइप है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का लोड अगर हमारे मशीन पार्ट या एलिमेंट में लगता है तो उसे हम लाइव लोड कहते हैं या फिर वेरिएबल लोड कहते हैं। तीसरा हमारा है सडनली अप्लाइड और शॉक लोड। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एनिमेशन में दिखाया हुआ है कि बम्प की वजह से अचानक कार की एक्सेल के ऊपर जो लोड लगता है वो सडनली अप्लाइड लोड है, यानी कि शॉक लोड है, एकदम से अप्लाइड होता है हमारे मशीन कंपोनेंट के ऊपर। तो इस तरह का जो लोड है उसे हम कहते हैं सडनली अप्लाइड लोड या फिर शॉक लोड। और फोर्थ हमारा टाइप है इम्पैक्ट लोड, यानी कि कोई भी फोर्स किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमारे मशीन कंपोनेंट के ऊपर अगर लगता है तो उसे हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं। जैसे कि कोई हथौड़ी से अगर हम खिली को मारते हैं तो विद सम इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसके ऊपर लगाता है। तो इस तरह का जो लोड उसके ऊपर लगता है उसे कहते हैं इम्पैक्ट लोड। ये चारों के चारों लोड समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये हर एक लोड की इफ़ेक्ट हमारे मशीन कंपोनेंट के ऊपर अलग अलग होती है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों ना हो। 10 किलो न्यूटन का डेड लोड, 10 किलो न्यूटन का लाइव लोड, 10 किलो न्यूटन का सडनली अप्लाइड लोड और 10 किलो न्यूटन का इम्पैक्ट लोड अलग अलग इफ़ेक्ट जनरेट करता है हमारे मशीन कंपोनेंट में। इसलिए हमें लोड आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोड आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसकी डिज़ाइन प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए लोड समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये लास्ट वाला हमारा था इम्पैक्ट लोड। अब दूसरा जो टाइप है लोड का वो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर से है। ये एनिमेशन आप देख सकते हैं कि इस वजह से इसके जो टाइप्स है वो है टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड, टॉर्शनल लोड, बेंडिंग लोड। यानी कि जो भी इसके ऊपर फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उसके ऊपर जो लोड क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पुल टाइप का फोर्स उसके ऊपर लगाओगे तो उसके अंदर टेंसाइल लोड जनरेट होगा। पुश टाइप का यानी कि उसको दबाओगे तो उसके अंदर कंप्रेसिव लोड जनरेट होगा। शियर यानी कि ऑपोजिट फोर्सेस और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, ऐसा एक्सटर्नल फोर्स आप उसके ऊपर लगाओगे तो उसके अंदर शियर लोड जनरेट होगा। अगर आप कंपोनेंट को ट्विस्ट करना चाहोगे तो उसके अंदर जो लोड जनरेट होता है वो है टॉर्शनल लोड।
और इस तरह से आप उसको बेंड करने का ट्राई करोगे तो उस वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं बेंडिंग लोड। तो ये टाइप्स ऑफ लोड है एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई होता है उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा लोड और टाइप्स ऑफ लोड ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या है, ध्यान से समझिएगा। When some external force or load applied on a body or a component, there are an internal forces. Internal forces होते हैं component के अंदर equal and opposite. किसके इक्वल? तो जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है उसके इक्वल, और ऑपोजिट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट एक इंटरनल फोर्स सेटअप होता है अलग अलग सेक्शन पे, बॉडी के अलग अलग सेक्शन पे। ये इंटरनल फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के जितना ही होता है और उसको अपोज करता है, ऐसा इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। इस ये जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स की जो इफेक्ट है उसको अपोज करता है। यानी कि आप कंपोनेंट को खींचना चाहोगे तो ये इंटरनल फोर्स है वो उसे खींचने नहीं देगा, उसका अपोज करेगा। तो इस तरह का जो इंटरनल फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है, ये इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि यूनिट 1 mm² और 1 cm² और 1 m² पर यूनिट एरिया, ये जो इंटरनल फोर्सेस जनरेट होता है वो इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेस। ध्यान से समझ लीजिए इस डेफिनेशन को, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोटेड करते हैं, ग्रीक लेटर है ये सिग्मा, इससे हम डिटेक्ट करते हैं। और मैथमेटिकल उसका फॉर्मेशन हो जाता है एक्सटर्नल लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बोला था कि एक्सटर्नल फोर्सेस पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नल फोर्सेस जितना आप कंपोनेंट के ऊपर लगाओगे उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया यानी कि उसका मतलब हो जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट जनरली डिनोटेड करते हैं हम पास्कल से। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 N/m², यानी कि 1 मीटर बाय 1 m² एरिया होगा, उसके ऊपर अगर आप 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर 1 पास्कल का स्ट्रेस जनरेट हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 N/m²। लेकिन जनरली जो इंजीनियरिंग में मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, पास्कल में नहीं होता, वो मेगा पास्कल या तो फिर गीगा पास्कल में होता है। तो हम इसका जो कन्वर्जन है वो भी देख लेते हैं। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 × 10⁶ N/m², यानी कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू जो सिंपल N/m² है उससे 10⁶ गुना ज़्यादा है। और इसका साइन कन्वर्जन यहाँ पे मैंने दिखा है कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 N/mm², यानी कि मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm है और वो छेद में है तो 10⁶ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 1 N/mm²। यहाँ पे जो डायमेंशन है वो mm है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरली हम कंपोनेंट का जो डायमेंशन है वो mm में डिनोटेड करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में नहीं करते हैं। इसलिए मेगा पास्कल का कन्वर्जन आपको यहाँ पे मैंने mm² में दिया हुआ है। उसी तरह से 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 × 10⁹ N/m², और mm के अंदर उसका यूनिट हो जाता है 1 kN/mm²। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए इसका साइन कन्वर्जन, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें स्ट्रेसेस जो है वो मेगा पास्कल में दिए होंगे। तो ये साइन कन्वर्जन आपको अच्छे से आना ज़रूरी है, क्योंकि लोड हम न्यूटन में लेते हैं और डायमेंशन हम mm में लेते हैं, इस वजह से। तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस है वो एक्सटर्नल लोड जो है उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन और नेचर के हिसाब से करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड में देख गए हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इस वजह से उसके अलग अलग टाइप्स पड़ते हैं। पहला टाइप है डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस में 3 है, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। ये जो फर्स्ट 3 है उसमें आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, यानी कि कंपोनेंट की जो मूवमेंट है उसकी लेंथ बढ़ रही है, घट रही है या वो ब्रेक हो रहा है,
उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में ही है। इस तरह का जो स्ट्रेस होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप लोड लगाओ उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस मिलेगा। तो ये 3 जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस में है ट्विस्टिंग, बेंडिंग और इम्पैक्ट। ये तीनों टाइप के लोड अगर आप कंपोनेंट में ऊपर लगाओगे तो जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है कंपोनेंट की मूवमेंट उससे किसी अलग डायरेक्शन में हो रही है। आप कंपोनेंट को ट्विस्ट करने के लिए कंपोनेंट को घुमा रहे हैं तो कंपोनेंट लेंथ वाइज रोटेट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। तो इस तरह के जो स्ट्रेसेस होते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, यानी कि इनडायरेक्टली फोर्स एक्सटर्नल जो अप्लाई हुआ है वो अलग है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होता है उसकी मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स से अलग होगी और उसकी डायरेक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स से अलग होगी। तो इस तरह के जो स्ट्रेसेस है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे 3 हैं, ट्विस्टिंग, बेंडिंग और इम्पैक्ट। तीसरा आता है कंबाइंड स्ट्रेसेस, यानी कि किसी कंपोनेंट के ऊपर कोई सिंगल स्ट्रेस नहीं लगेगा, उसके ऊपर शियर भी होगा, उसके ऊपर टेंसाइल भी होगा, उसके ऊपर बेंडिंग भी होगा। अगर ऐसा हमारा कंपोनेंट है जिसके ऊपर मल्टीपल टाइप्स के स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं तो उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेसेस। और लास्ट वाला है वेरिएबल स्ट्रेसेस। वेरिएबल स्ट्रेसेस यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेस का कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी मेटल वायर हो, अगर उसको आपको तोड़ना है हाथों से तो आप उसको ऊपर नीचे ट्विस्ट अनट्विस्ट करते हैं। जब आप उसको ऊपर नीचे ट्विस्ट अनट्विस्ट करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई का, और उसकी वजह से उसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेटेड होते हैं उसकी भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है और वो वायर फाइनली ब्रेक हो जाता है। तो वेरिएबल स्ट्रेसेस वहाँ पे कंसिडर आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर वेरिएबल स्ट्रेसेस लगाना। वही वायर को अगर आप सिंपल टेंसाइल लोड अप्लाई करके तोड़ना चाहोगे मेटल वायर को तो नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन अगर आपने सेम मैग्नीट्यूड का वेरिएबल स्ट्रेस उसके ऊपर दे दिया तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं कंपोनेंट के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी डिज़ाइन स्टेप्स को आगे बढ़ाने में के लिए, कि अगर किस टाइप का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर वो थियोरी अप्लाई करनी होगी डिज़ाइन करने के लिए। तो आपके कंपोनेंट के अंदर कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो आपको पहले से डिसाइड कर देना पड़ेगा कि ये हमारा एक्सटर्नल लोड है और इस एक्सटर्नल लोड की वजह से इस तरह का स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट हो रहा है, और उस स्ट्रेस के हिसाब से फिर आप आगे थियोरी अप्लाई करेंगे उसकी डिज़ाइन करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइप था बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। सेकंड जो हमारा टाइप है स्ट्रेस के अंदर वो है मटेरियल प्रॉपर्टी और एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर से। ये ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के अंदर यही सारे वर्ड्स आपको सुनने मिलेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि ये वाला स्ट्रेस कौन सा है, ये वाला स्ट्रेस कौन सा है। तो इसके हिसाब से मैंने 4 इसके टाइप्स निकाल लिए हैं। उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस है। ये समझने के लिए यहाँ साइड में मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया हुआ है एक मटेरियल का। परमिसिबल स्ट्रेस के 3 टाइप यहाँ पे दिए हैं, परमिसिबल यील्ड स्ट्रेस, परमिसिबल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और परमिसिबल शियर स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस है वो मेनली मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, कोई एक एंगल पे झुकी हुई। ये लाइन के वक्त स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शन है वो लीनियर रहता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप किसी कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा और स्ट्रेन यानी कि उसका डिफॉर्मेशन भी होगा। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे कंपोनेंट बेंड हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक स्टेट में पहुँच जाता है। अगर आप उसको वो स्ट्रेस लेवल तक ले जाएंगे तो वो वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर पाता। इस तरह का ये जो लेवल है उसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। आपने कई कंपोनेंट यूज़ किए होंगे, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर होती है उसका लेग। अगर आप प्लास्टिक की चेयर का जो 4 लेग्स होते हैं उसमें से कोई एक लेग को आप खींचोगे सम एक्सटर्नल फोर्सेस,
तो वो डिफॉर्म होगा और जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे तो वापस अपनी एक पोजीशन पकड़ लेगा। लेकिन कोई एक लिमिट के फोर्स से ज़्यादा का फोर्स अगर आपने उस लेग को दे दिया तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ जाएगा, यानी कि वो डिज़ाइन फेल हो गई, उसका यील्डिंग हो गया, वो परमानेंट डिफॉल्ट हो गया। तो इस तरह का वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल की वो जो स्टेट है कि जहाँ पर उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो उस लेवल के अंदर वो मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उस स्ट्रेस को हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। दूसरा आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से भी ज़्यादा होता है और ये तब होता है जब कंपोनेंट आपका टेंसाइल फोर्स की वजह से पूरा टूट जाता है, आपका उसके अंदर नेक प्रोपोगेशन शुरू हो जाता है, नेक जनरेट होना शुरू होता जाता है। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के स्ट्रेंथ ऊपर आप देख रहे होंगे कि किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आपने लोड लगाया तो एक लिमिट से ज़्यादा का लोड लगा दिया तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो घटने लगा है, यानी कि वो कम होता जाता है, उसे हम नेकिंग फॉर्मेशन कहते हैं, नेक बनना शुरू हो जाता है। तो जिस स्ट्रेस लेवल पे ये नेक फॉर्म होना शुरू हो जाता है उस लेवल के स्ट्रेस को हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका कंपोनेंट फेल हो चुका है ऐसा आप बोल सकते हैं। और ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से भी ज़्यादा का स्ट्रेस अगर आपने देना शुरू कर दिया कंपोनेंट के अंदर तो उसकी एंड इफेक्ट होगी फ्रैक्चर, यानी कि वो पूरा टूट जाएगा। थर्ड यहाँ पे है शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। जनरली शियर स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से आधा होता है जनरली मटेरियल प्रॉपर्टी के अंदर। तो शियर लोड लेने की जो मटेरियल की कैपेसिटी है उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। दूसरा आता है इंड्यूस्ड स्ट्रेस। अगर कोई कंपोनेंट स्टेशनरी कंडीशन में पड़ा है, उसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा, जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन में बोला है। अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाइड नहीं किया तो उसके अंदर स्ट्रेस ज़ीरो। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर जो है वो स्ट्रेसेस जनरेट होते जाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कंपोनेंट के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस जैसे जैसे हम फोर्स दे रहे हैं वैसे वैसे इंड्यूस्ड स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस अगर मटेरियल की ये जो प्रॉपर्टी है यील्ड स्ट्रेस उससे ज़्यादा हो गया तो हमारा कंपोनेंट है वो डिफॉर्म हो जाएगा। अगर नो एक्सटर्नल लोड देन नो इंड्यूस्ड स्ट्रेस। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है उसकी लिमिट यील्ड स्ट्रेस से बढ़ा दी तो आपका कंपोनेंट जो है वो फेल हो जाएगा। ये हम डिटेल में हमारा जो अगला लेक्चर आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तीसरा हमारा जो टाइप है उसे हम कहते हैं कभी वर्किंग स्ट्रेस, कभी अलोवेबल स्ट्रेस या कभी डिज़ाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। जैसे कि चेयर डिज़ाइन करनी है तो जनरली क्या होता है कि आराम से एक बंदा उसके ऊपर बैठेगा और उसके ऊपर लोड लगेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो चेयर हो उसके ऊपर कोई सडनली बैठ जाए या सडनली खड़ा हो जाए या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट लोड लगे, ऐसा भी उसके ऊपर हो सकता है। तो ये जो या फिर मटेरियल में कोई डिफॉर्मिटी आ गई, जो प्लास्टिक मटेरियल आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो ये जो अनअवॉइडेबल सर्कमफरेंशियल है उसकी वजह से हम यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट या शियर पॉइंट पे उस कंपोनेंट की डिज़ाइन नहीं कर सकते। हमें उसके लिए उसका वर्किंग स्ट्रेस, अलोवेबल स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो ये जो वर्किंग स्ट्रेस, अलोवेबल स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस है वो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें एलोबरेटली एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ वन है थर्मल स्ट्रेसेस। अब आप जानते हैं कि कोई भी मेटल हो उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसका एक्सपांशन होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा।
अगर आपने उसको एक्सपांड होने दिया या कॉन्ट्रैक्ट होने दिया तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज की वजह से जब वो एक्सपांड हो रहा है तो उसका एक्सपांशन रोकने के लिए अगर आपने आसपास उसकी बाउंड्रीज लगा दी, उसको एक्सपांड होने नहीं दिया, तो वो थर्मल यानी कि टेम्परेचर चेंज की वजह से उसकी लेंथ जो बढ़ने वाली है उसको आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट करेगा। तो ये जो टेम्परेचर चेंज की वजह से उसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये हमारे एलोबरेटली हमने एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ लोड इस लेक्चर में। तो आपको अब समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है कि पूरी तरह से आपको हर एक तरह के स्ट्रेसेस इसमें कवर करने को मिले, लेकिन हम आगे आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे दूसरे भी स्ट्रेसेस के जो टाइप हैं वो स्ट्रेसेस के टाइप उस वक्त डिस्कस करेंगे। ये ब्रीफली हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव और कॉन्क्रीट नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।